हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो हिंदी, और हिंदी में हमें क्या पढ़ना है, वाक्य। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हमारी पिछली वीडियो में जो बात चली थी वो वाक्य पर चली थी, और वाक्य के कितने प्रकार बताए थे? 3। कौन कौन से? प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार, प्रयोग व संरचना या रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार। दूसरा प्रकार कौन सा था? क्रिया के आधार पर वाक्यों के प्रकार, क्रिया के आधार पर वाक्यों के प्रकार। तीसरा प्रकार कौन सा बताया था? तीसरा प्रकार कौन सा था? अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार। तीसरा कौन सा था? अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार, जिसमें हमने इसको पढ़ लिया, क्रिया के आधार पर वाक्यों के प्रकार, जिसको हमने कहा कि क्रिया के आधार पर जो वाक्यों के प्रकार होते हैं इन्हीं को वाच्य कहा जाता है। ये वाच्य हमने पढ़ लिए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो क्या है? प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार। प्रयोग व संरचना, प्रयोग व रचना, इसके आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के बताए थे? 8 प्रकार के। क्रिया के आधार पर वाक्यों के प्रकार जिन्हें वाच्य कहा गया, बोले तो वाच्य कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। प्रयोग व रचना के आधार पर वाक्यों के जो 3 प्रकार होंगे वो कौन कौन से होंगे? सरल वाक्य या साधारण वाक्य, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, साधारण वाक्य या सरल वाक्य। दूसरा प्रकार अपना कौन सा है? पहला प्रकार सरल या साधारण, दूसरा प्रकार संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। तीसरा प्रकार कौन सा है? मिश्र वाक्य, तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य। तीसरा प्रकार कौन सा है? मिश्र या मिश्रित वाक्य। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो प्रयोग व रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार, और इनमें प्रकार कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहले थोड़ी बात हम वाक्य की कर लेते हैं। वाक्य क्या? वाक्य ये क्या होता है? वाक्य की अगर हम बात करें तो वाक्य क्या होता है? ये क्या बताया था मैंने? देखो, इससे पहले मैंने आपको जो बताई थी भाषा, और भाषा के अंग की बात करूं, भाषा के अंग कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? वर्ण। कौन कौन से होते हैं? वर्ण। दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य। तीसरा क्या होगा? वाक्य। अगर मैं इनको थोड़ा थोड़ा बताऊं तो ये वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। शब्द क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई या सार्थक इकाई क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और वाक्य क्या होता है? वाक्य होता है, वाक्य होता है। इसके ऑप्शन में लिख रहा हूं, बताना क्या क्या सही होंगे। शब्दों का यानी सार्थक शब्दों का, सार्थक शब्दों का, सार्थक शब्दों का सार्थक समूह, सार्थक समूह। दूसरा ऑप्शन लिख रहा हूं, शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह। तीसरा ऑप्शन उपयुक्त दोनों। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कौन सा बताओगे? वाक्य क्या होता है? सार्थक शब्दों का सार्थक समूह, या शब्दों का सार्थक समूह, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? बी। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य। अगर आपसे पूछा जाए भाषा का सबसे बड़ा अंग, तो सबसे बड़ा अंग क्या होगा? सबसे बड़ा अंग, आंसर क्या होगा? सबसे
बड़ा अंग। आंसर क्या होगा? वाक्य। और इसको हम क्या कहते हैं? भावार्थ के आधार पर, भावार्थ के आधार पर सबसे बड़ी या सबसे छोटी इकाई। आंसर क्या होगा? सबसे छोटी इकाई भी पूछी जाए, सबसे छोटी इकाई या सबसे बड़ी इकाई, किसके आधार पर? भावार्थ के आधार पर या भाव के आधार पर, तब भी आंसर क्या देना है? वाक्य। वाक्य क्या होता है? शब्दों का सार्थक समूह। वाक्य होता है, सार्थक शब्द नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि शब्द जितने भी होते हैं वो सार्थक ही होते हैं। अगर सार्थक नहीं है, वर्णों का मेल अगर सार्थक नहीं है तो शब्द होगा ही नहीं। कौन सा ऑप्शन देंगे हम? बी वाला। जिस टॉपिक पे हमें बात करनी है उस टॉपिक को हम देखते हैं। टॉपिक क्या है अपना? वाक्य। और वाक्य के जो प्रकार हमने देखे, वाक्य के प्रयोग व संरचना या रचना, कुछ भी लिख लो, रचना के आधार पर प्रकार। तो कितने प्रकार हैं? अभी बताए थे 3। कौन कौन से? सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। अब देखो, इसमें अगर मैं बात करूं सरल वाक्य क्या होता है, सबसे पहले सरल वाक्य की बात कर लेते हैं। पहला हेडिंग डालते हैं सरल वाक्य। सरल या इसको साधारण कह दें, साधारण वाक्य। सरल वाक्य या साधारण वाक्य, ये क्या होता है? वह वाक्य जिसमें एक कर्ता या एक उद्देश्य व एक विधेय हो। एक कर्ता व एक विधेय हो, क्या कहलाएगा? साधारण वाक्य। अब उद्देश्य क्या होता है? कर्ता और कर्ता का विस्तारक। उद्देश्य अगर पूछा जाए, उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य तो ये क्या होगा? कर्ता व कर्ता का विस्तारक। क्या बोलेंगे? कर्ता व कर्ता का विस्तारक। जैसे अगर मैं बात करूं, राम का मित्र श्याम विद्यालय जाता है। श्याम विद्यालय जाता है। राम का मित्र श्याम विद्यालय जाता है। अब देखो, इसमें कर्ता क्या है? क्रिया करने वाला। और क्रिया कौन कर रहा है? श्याम। श्याम क्या हो गया? कर्ता। ये श्याम क्या है? संज्ञा शब्द है। और ये जो राम का मित्र मैंने लिखा, ये संज्ञा का विस्तारक है, या इसको हम कर्ता का विस्तारक कह सकते हैं, विस्तारक। अब देखो, ये जो कर्ता और कर्ता का विस्तारक, ये सबका सब किसमें गिना जाएगा? उद्देश्य में। किसमें गिना जाएगा? उद्देश्य में। इसके बाद विधेय, बाकी जो शेष भाग बचा, यानी कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए, कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए, कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए, क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। विधेय कहलाता है। यानी जैसे अगर हम देखें, वाक्य के अंग, वाक्य के जो पार्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं? एक तो जैसे हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट है उसको हिंदी में उद्देश्य कहते हैं, और जो प्रेडिकेट है उसको क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। अंग्रेजी वाला ही सिस्टम है।
जैसे मैंने इस वाक्य को लिखा, राम का मित्र श्याम, तो ये राम का मित्र श्याम, ये श्याम क्या है, कर्ता, और कर्ता को ही क्या कहा जाता है, उद्देश्य। कर्ता का विस्तारक क्या कहलाएगा, ये भी उद्देश्य कहलाएगा। कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए वो सब किस में जाएगा, विधेय के बारे में। ऐसे हम लिख सकते हैं कि जो कर्ता है, कर्ता के बाद क्या आता है, कर्म, और कर्म के बाद क्या आती है, क्रिया। अब देखो ये जो कर्ता है ये किस में जाएगा, उद्देश्य में। किसमें जाता है, उद्देश्य में। ये कर्म और क्रिया ये किस में जाते हैं, विधेय में। इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, ये क्या कहलाएंगे, विधेय। कर्ता और कर्ता का विस्तारक क्या कहलाता है, उद्देश्य। कर्म और कर्म का विस्तारक या क्रिया ये सब किस में आएंगे, विधेय में, प्रेडिकेट में। ये हिस्सा किस में आ जाएगा, सब्जेक्ट में। आगे देखते हैं, साधारण वाक्य हमें पढ़ना है। ये उद्देश्य आपको समझ में आ गया, उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, समझ में आ गया। कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। कर्ता के बारे में, कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए, जो कुछ कहा जाए क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। बात क्लियर हो गई होगी, उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कि सरल वाक्य क्या होते हैं। एक बार फिर देखिए इसको, अगर मैं बात करूं सरल वाक्य जिसकी हम बात कर रहे थे उसको देखते हैं, सरल वाक्य या साधारण वाक्य। तो पहली बात मैंने क्या बताई, वह वाक्य, वह वाक्य जिसमें, वह वाक्य जिसमें एक कर्ता, यानी कर्ता या इसमें उद्देश्य लिख लो, एक उद्देश्य व एक विधेय होता है। एक उद्देश्य व एक विधेय होता है, क्या कहलाएगा, विधेय होता है। एक उद्देश्य और एक विधेय क्या कहलाएगा, अपना साधारण वाक्य। कैसे, एग्जाम्पल देख लो। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखो क्रिया करने वाला कौन है, कर्ता कौन है, राम। ये जो राम करता है ये क्या होगा, उद्देश्य। क्या कहलाएगा, उद्देश्य। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए ये सबका सब क्या कहलाएगा, विधेय। क्या कहलाएगा, विधेय। यानी कि वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय हो क्या कहलाता है, सरल वाक्य। वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो क्या कहलाएगा, सरल वाक्य। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो राम क्या हो गया, उद्देश्य। पुस्तक पढ़ता है, कर्म और क्रिया किस में आएंगे, विधेय में। और आगे देखते हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट में लिखवा रहा हूं। पहली बात तो यही हो गई, एक कर्ता, एक कर्ता लिख लो या उद्देश्य लिख लो, और एक विधेय क्या कहलाएगा, साधारण वाक्य। देखो दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, यदि कर्ता एक से अधिक हो, कर्ता एक से अधिक हो, यदि कर्ता एक से अधिक हो और एक ही क्रिया करते हो, एक ही क्रिया करते हैं, कर्ता एक से अधिक हो और एक ही क्रिया करते हो, फिर भी इसको हम किस में गिनेंगे, एक ही क्रिया करते हो, फिर भी ये क्या होगा, साधारण वाक्य होगा। कैसे होगा, एग्जाम्पल देख लो। जैसे भूरी और कलुआ, भूरी और कलुआ पढ़ते हैं, भूरी और कलुआ पढ़ते हैं। अब देखो कर्ता कितने हैं, दो, यानी उद्देश्य कितने हो गए, दो, कर्ता दो हो गए, क्रिया कितनी है, एक। ये किसमें आएंगे दोनों, उद्देश्य में,
ये किस में आएगा? विधि में। ये किस में आएगा? विधि में। देखो पहली बात मैंने क्या लिखी, एक कर्ता हो एक विधेय हो, क्या होगा? सरल वाक्य। दूसरी बात क्या लिखी, कर्ता एक से अधिक हो, एक ही क्रिया करते हो, तो किस में जाएगा? सरल वाक्य, साधारण वाक्य। तीसरी कंडीशन ध्यान देना इस पे, यदि कर्ता एक से अधिक हो, एक से अधिक, यदि कर्ता एक से अधिक हो, कर्ता एक से अधिक हो तथा क्रियाएं भी एक से अधिक हों, क्रियाएं भी एक से अधिक हों, एक से अधिक हों, फिर भी साधारण वाक्य, फिर भी साधारण या सरल वाक्य हो सकता है। वो कंडीशन देख लो, इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि कर्ता एक से अधिक हो, क्रिया भी एक से अधिक हो, फिर भी साधारण वाक्य हो सकता है। किस कंडीशन में हो सकता है वो कंडीशन देखिए आप, स्टार लगा के लिख दे रहा हूं। कंडीशन क्या हो सकती है? कंडीशन यह है कि सभी कर्ता समान क्रियाएं करते हों, सभी कर्ता समान क्रियाएं करते हों, सभी कर्ता समान क्रियाएं करते हों, क्या कहलाएगा? साधारण वाक्य कहलाएगा। जैसे राम, सीता और गीता पढ़ते और सोते हैं, पढ़ते और सोते हैं, पढ़ते और सोते हैं। अब देखो इसमें देखिए, कर्ता 1 2 3, क्रिया पढ़ना और सोना, यानी 2 काम कर रहे हैं। यहां पे कर्ता एक से ज्यादा है, क्रियाएं भी एक से ज्यादा हैं, फिर भी वाक्य कैसा है? साधारण वाक्य। इस कंडीशन को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यदि कर्ता भी एक से ज्यादा हो, क्रिया भी एक से ज्यादा हो, सभी कर्ता समान क्रियाएं करते हो, तो ऐसी स्थिति में ये भी किसमें जाएगा? सरल वाक्य में। बात क्लियर हो गई? एक कर्ता एक क्रिया, यानी एक कर्ता एक विधेय, यानी एक उद्देश्य एक विधेय, साधारण वाक्य। दूसरा, एक से अधिक कर्ता एक ही क्रिया करते हो, फिर भी साधारण वाक्य। कर्ता भी एक से ज्यादा, क्रिया भी एक से ज्यादा, फिर भी साधारण वाक्य हो सकता है। कब? जब सभी कर्ता समान क्रियाएं करते हो, अलग अलग क्रियाएं ना करते हो। बात क्लियर हो गई होगी? अगला देखते हैं, दूसरा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य ये क्या होता है? संयुक्त वाक्य क्या होता है? देखो पहला पॉइंट, इसमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। पहली कंडीशन क्या होगा कि एक से अधिक उपवाक्य होंगे संयुक्त वाक्य में, और ये जो एक से अधिक उपवाक्य होंगे इनमें सभी उपवाक्य स्वतंत्र होंगे। दूसरी बात, इनमें सभी उपवाक्य स्वतंत्र होंगे, कैसे स्वतंत्र होंगे? यानी कि जो जितने भी उपवाक्यों से जो हमारा वाक्य बना है उसमें क्या होगा? प्रत्येक उपवाक्य स्वतंत्र होगा, यानी कि प्रत्येक उपवाक्य का अपना अपना कर्ता और क्रियाएं अलग अलग होंगी। कैसे? जैसे
भूरी पड़ती है, भूरी पड़ती है और कलुआ सोता है, कलुआ सोता है। अब देखो एक ये वाक्य है, भूरी पड़ती है और कलुआ सोता है। अगर मैं इस वाक्य की बात करूं तो एक वाक्य यहां कंप्लीट हो रहा है जिसमें अपना अलग करता है, अलग क्रियाएं हैं, इसमें अलग करता है, अलग क्रियाएं हैं। यानी एक अपने आप में, अगर मैं इस वाक्य को इधर वाले को हटा दूं, कलुआ सोता है पूर्ण वाक्य है। अगर मैं इस और से इधर का हटा दूं तो भूरी पड़ती है अपने आप में पूर्ण वाक्य है। इसमें इन दोनों वाक्यों को जिस योजक शब्द द्वारा जोड़ा गया है वो शब्द क्या है? और। तो ऐसे वाक्य जिनमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं और जितने भी उपवाक्य होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सारे के सारे उपवाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। बात क्लियर हो गई? जुड़े हुए होंगे और योजक शब्दों द्वारा जुड़े हुए होंगे और अपने आप में पूर्ण अर्थ देते होंगे। आगे अगर मैं बात करूं, इनमें कुछ चिन्ह आते हैं। चिन्ह क्या क्या होते हैं? जो योजक चिन्ह या योजक शब्द इसको कहें तो वो कौन कौन से शब्द होंगे जिनके द्वारा ये जोड़े जाते हैं? जैसे किंतु, इन शब्दों को कुछ लिख लो जिनके द्वारा ये जुड़ते हैं। किंतु, परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन शब्द तो बहुत होते हैं, इंपोर्टेंट लिखवा दे रहा हूं। किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, इसलिए, एवं, और आदि शब्द। ऐसे शब्द जैसे और लगाए, अगर ये और दो स्वतंत्र वाक्यों के बीच में लगा हो, अगर तभी यहां साधारण वाक्य होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं जैसे राम और सीता, राम और सीता पढ़ती हैं, राम और सीता खाते हैं, ऐसे लिख दो। राम और सीता या पढ़ते हैं, चलो इसी को रहते हैं, पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे और जरूर लगा है, लेकिन ये पूरा का पूरा क्या है? साधारण वाक्य है। पूरा का पूरा क्या है? साधारण वाक्य। लेकिन ये जो शब्द मैंने लिखे हैं, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, एवं, और आदि, ये जो शब्द हैं ये दो वाक्यों के बीच आने चाहिए। बात क्लियर हो गई? और देखते हैं उदाहरण इसके। जैसे मैं लिखूं भूरी नाचती है, भूरी नाचती है और कलुआ बांसुरी बजाता है, कलुआ बांसुरी बजाता है। भूरी नाचती है और कलुआ बांसुरी बजाता है। अब देखो ये अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य हो गया। ये कलुआ बांसुरी बजाता है, ये भी अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य हो गया। तो ये किसमें गिना जाएगा? संयुक्त वाक्य में। इसके अलावा अगर मैं थर्ड नंबर पे देखूं तो तीसरा जो आता है वो मिश्र वाक्य, मिश्र या बोले तो मिश्रित, मिश्रित वाक्य। ये मिश्रित वाक्य क्या होगा? इसमें क्या होता है? इसमें जो ध्यान रखना है हमें, एक पूर्ण वाक्य होगा, एक पूर्ण उपवाक्य होगा, उपवाक्य, पूर्ण प्रधान लिख लो, एक प्रधान वाक्य होगा, प्रधान उपवाक्य होगा, उपवाक्य होगा, और दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा, दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा। कैसे होगा इसको भी देख लो। दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा, कैसे होगा इसको भी देख लो। इसमें कुछ योजक शब्द भी आते हैं, उनको भी ध्यान रखना है। जैसे
गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो, हिंसा मत करो। अब देखो ये प्रधान वाक्य या प्रधान उपवाक्य क्या है? गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो। ये दोनों ही उपवाक्य इसमें जो जुड़े हैं वो कैसे हैं? आश्रित। ये किस पर डिपेंड करते हैं? गांधी जी पर। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तो ये ऐसे वाक्य जो किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। दूसरी बात, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जरूरी बातें क्या हैं, इसमें जो हमें ध्यान रखना है कि जितने भी लोकोक्ति हो, लोकोक्तियां, लोकोक्तियां और मुहावरे, और मुहावरे, जितने भी मुहावरे हैं या लोकोक्तियां हैं वो सब किस में आती हैं? मिश्रित वाक्य में या मिश्र वाक्य में गिनी जाएंगी। दूसरी बात, कुछ ऐसे वाक्य आते हैं जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी किसमें गिना जाएगा? ये भी किसमें गिना जाएगा? आश्रित उपवाक्य, यानी आश्रित वाक्य हो गई, आश्रित वाक्य, यानी जिसकी उसकी। इसके कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों को देख लो। शब्द कौन कौन से होते हैं मिश्र वाक्य के? कि, इसके प्रमुख शब्द लिखते रहूं, प्रमुख शब्द, कि, क्योंकि, चूंकि, जिसका, जिसकी, जिसका, जिसकी। इसके अलावा और क्या आ सकते हैं? जैसा, वैसा, जैसा, वैसा, जितना, उतना, कि, क्योंकि, चूंकि, जिसका, जिसकी, जितना, उतना, अगर, यदि, यद्यपि, अगर, अगर, यद्यपि, यद्यपि, अगर, यद्यपि, तथापि आदि शब्द आते हैं। आज इसको यही देखते हैं, कल इसका रिवीजन फिर से करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और इनमें तीनों ही प्रकार के वाक्यों में अंतर, डिफरेंस देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।